This talk will mainly concentrate around the conservation issues of third desert ecosystem, especially Desert National Park, Great Indian Bustard, and what challenges this landscape is facing as far as anthropogenic pressures are concerned, and how these issues are addressed by Forest Department and government agencies. Okay, द टॉपिक इज चैलेंजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ थार डेजर्ट। किस तरीके से ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या प्रेशर्स हैं और इसको क्या क्या खतरे हैं इस एरियाज़ को, यहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और यहाँ के जो मेन फ्लैगशिप स्पीशीज़ का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उन पर क्या चैलेंजेस हैं, क्या उन पर थ्रेट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट या बाकी एजेंसीज इसको बचाने में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए, जैसे कि सब जानते हैं, करीब 2,85,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का थार डेजर्ट है, और इंडिया का जो पार्ट देखा जाते हैं करीब 1.96 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान में पूरा थार डेजर्ट का। जो हमारा अरावली इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वही थार डेजर्ट कहलाता है। और इस डेजर्ट में किस तरीके के प्रेशर्स हैं और किस तरीके से उन प्रेशर्स को दूर करने के लिए काम किए गए हैं। 1980s में जब पता लगा साइंटिस्ट को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, बॉटनिस्ट को, कि बिकॉज ऑफ सम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, सम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन थार डेजर्ट, स्पेशली द IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जब आया वहाँ पर, तो इस डेजर्ट इकोसिस्टम पे वहाँ के बिल्कुल उसी सेरेनिटी के लिए, वहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो एक खतरा था उसको ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन प्रेशर को ध्यान में रखते हुए कि जो सिर्फ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो खतरा है, प्लांट्स को जो खतरा है, यहाँ की बड़ी यूनिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो खतरा है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, वहाँ के यूनिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए, वहाँ के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को बचाने के लिए, डेजर्ट के इकोलॉजी प्रोसेस बचाने के लिए, वहाँ के डेजर्ट के बायोलॉजिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, वहाँ के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज़ उसको बचाने के लिए, वहाँ पर एक छोटा सा एरिया उसको नोटिफाई किया गया एज अ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम DNP सेंचुरी के नाम से जानते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की 1981 में इंटेंशन हो गई थी उसको डेजर्ट नेशनल पार्क बनाने की, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ भी ये सेंचुरी विद्यमान है, जो 2 ज़िले जो राजस्थान के हैं, अपना जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर ये फैला हुआ है। अगर इसको देखें, दिस इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव PA ऑफ थार डेजर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया, जिसका एरिया 3,162 स्क्वायर किलोमीटर है और जो 1980 में नोटिफाई हुआ। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क, जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो कहते हैं देश का, वो हमेशा फॉरेस्ट लैंड ही हो रहा है, हमेशा ज़्यादातर ये होता है। लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क एक ऐसा है जहाँ पर 99% से ज़्यादा एरिया ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये ज़्यादातर क्षेत्र रेवेन्यू लैंड है या गांव की बस्ती है या लोगों की खातेदारी है, ये लोगों की ज़मीनें हैं। उसी एरिया को हमने डेजर्ट नेशनल सेंचुरी बना रखा है। इस एरिया को देखिए, अगर गूगल मैप से आप कंपेयर करते हैं तो पूरे के पूरे क्षेत्र में रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि ह्यूमन प्रेशर बहुत है। इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमने करीब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 40 वर्षों में से इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग क्लोजर बना दिए हैं, करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पर के क्लोजर्स बना चुके हैं, यानी कि उनको बाड़ाबंदी कर चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड से बताया था कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र रेवेन्यू लैंड है या गांव के एरियाज़ हैं या अंदर गांव बसे हुए हैं। अगर हम सर्वे करते हैं, अगर देखते हैं, तो यहाँ इसके अंदर डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डेजर्ट DNP जिसको कहते हैं, उसके अंदर करीब 73 गाँव हैं अंदर, और 73 गाँव में करीब 1 लाख से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन। कैन यू बिलीव दैट? एक इतना बड़ा 3,162 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक लैंडस्केप है, एक जिसको हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं, नोटिफाइड है, और उसके अंदर 1 लाख की ह्यूमन पॉपुलेशन है और करीब 3.5 लाख वहाँ पर कैटल पॉपुलेशन है। इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर है क्योंकि वहाँ के अंदर गाँव हैं, और यही एक क्षेत्र है जहाँ की मेन फ्लैगशिप स्पीशीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम गोडावण बोलते हैं, हमारे भारतवर्ष में
4 प्रजातियाँ गोडावन की हैं, 4 प्रजातियाँ बस्टर्ड की हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन या बैकविंग बस्टर्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो सबसे ज़्यादा खतरे में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही है, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, राज्य पक्षी है, और राज्य पक्षी होने के साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 की स्पीशीज भी कहलाता है। 2014 में इसके जो भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसका सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार इसकी पॉपुलेशन करीब 150 के करीब है, 103 प्लस माइनस 62, यानी कि इतनी सी पॉपुलेशन बची हुई है। शायद यही लास्ट पॉपुलेशन है जो ब्रीड कर रही है। अगर इस मैप को देखते हैं, 1960 से पहले का मैप बना हुआ, ये बता रहा है कि आपका पहले कहाँ कहाँ ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता था। और अगर ये ग्राफ देखते हैं, आपके साथ में लाइन ग्राफ नज़र आ रहा है, ये अपने आप में दर्शा रहा है किस तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन अपने आप 1969 में 1260 थी, 1978 में 745 हुई और उस तरीके से 600 रहेगी, फिर उसे कम होती होती आज की तारीख में 250 से भी कम है। पहले प्रेडिक्ट किया ये पॉपुलेशन बहुत पहले, यानी कि आज से करीब 10 साल पहले प्रेडिक्ट किया था 2011 में, जब बस्टर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन 2020 या 21 में ख़त्म हो जाएगी। परंतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड शुरू करने के साथ साथ बाकी एजेंसीज ने इसको बचाने को जब ध्यान दिया, तो अभी भी हमारे उसी क्षेत्र में करीब 150 से 200 पॉपुलेशन बची हुई है। अगर ये दोनों मैप्स कंपेयर करते हैं, तो ये लेफ्ट वाला मैप देखो 1960 से पहले का मैप है, जहाँ पर दर्शा रहा है भारतवर्ष में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ, और राइट साइड में बिल्कुल वर्तमान पॉपुलेशन है। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं, वो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया यानी जैसलमेर है, वहाँ पर लास्ट पॉपुलेशन है। उसके राइट में जाते हैं वो आपका नसीराबाद एरिया, लेकिन वर्तमान वहाँ भी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। नीचे गुजरात का कच्छ एरिया देखते हैं, वहाँ पर लास्ट पॉपुलेशन नलिया ग्रासलैंड में बची हुई है, 3 या 4 इंडिविजुअल्स। उसी तरीके से महाराष्ट्र का नासिक एरिया में महाराष्ट्र के बहुत कम क्षेत्र में 2 या 3 इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, थोड़ा 1-2 कर्नाटका या महाराष्ट्र उसमें बचे हुए हैं आपके आंध्र प्रदेश में। बट द बिगेस्ट वायबल पॉपुलेशन जो बची हुई है सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर यानी थार डेजर्ट में बची हुई है। अब प्रश्न उठता है कि इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को तकलीफ क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों थ्रेट में है, ऐसी क्या इंसान क्यों नहीं थ्रेट में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों थ्रेट में है? बड़ी सिंपल सी बात है। पहला, लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि इसका जो रिहायशी क्षेत्र है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब रिहायशी क्षेत्र कैसे ख़त्म हो रहा है? यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसा ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है, ज़मीन पे अंडे देता है, ज़मीन पे रहता है, ग्रासलैंड इसका हैबिटेट है। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इनका हैबिटेट तो ख़त्म होता गया। और कई बार इवन वी पीपल, इवन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ने ग्रासलैंड्स को एक वेस्टलैंड मान लिया, एक नोशन बन गया ये वेस्टलैंड है, इसमें या तो जंगल नहीं है या कुछ हो नहीं, इसको हम कन्वर्ट करें दूसरी एक्टिविटीज़ में। इसके कारण हमारे पूरे ग्रासलैंड बहुत ख़त्म हो गए। इन ग्रासलैंड्स के ख़त्म होते ही, यानी ये दिस हैबिटेट किसका है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, इसलिए से हैबिटेट भी खत्म हो रहा है। जब हैबिटेट खत्म होगा तो ये भी मरेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न बताता है ब्रीडिंग फेलियर ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस। ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना। जब इसमें डिस्टर्बेंस होगी तो अपने आप इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जब आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट मीन्स आपके बर्ड्स पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी पॉपुलेशन में, तो अपने वो पॉपुलेशन थ्रेट हो जाएगी। क्योंकि बड़ा इंडिविजुअल जब मैच्योर होकर मरना तो है ही उसको, जब वो चीज़ नहीं होगी तो उनकी डेथ श्योर है। इसलिए ये अलग रीज़न है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रीडिंग क्यों फेलियर हो रहा है? बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी बस्टर्ड प्रजाति ऐसी है जो पेड़ पे अंडा नहीं देती या किसी होल पे अंडा नहीं देती है जहाँ पर किसी की रीच ना हो। ये अंडा देती ज़मीन पर, बड़ा काफ़ी बड़ा अंडा होता है, क्योंकि बर्ड का वजन ही करीब जो मेल होता है 12 से 14 किलोग्राम होता है और फीमेल करीब 10 से 12 किलोग्राम होता है। इतना बड़ा बर्ड का अंडा भी बड़ा होगा। जब अंडा बड़ा तो उसके दुश्मन भी होंगे, और दुश्मन में आते हैं चाहे कौवा हो, चाहे ट्रैम्पलिंग हो, चाहे ह्यूमंस हो,
चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई रैप्टर हो, वो जब भी होगे तो इसका अपना ब्रीडिंग फेलियर हो ही होगा। अब प्रश्न उठता कि इंसान कैसे इसका दुश्मन है। मैंने कई बार, जब मैं डेजर्ट नेशनल पार्क में रहा था, वहाँ का जब मैनेजमेंट करते थे, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब अपना मादा जो बैठती है, अपना अंडा सेकती है, इंक्यूबेट करती है, कई बार वहाँ पर लोमड़ी या बाकी नेवले आते हैं उसको करने के लिए, लेकिन ये बर्ड किसी को नज़दीक आने दे, डिफेंड कर लेती है अपने अंडे को और ख़ुद को भी। प्रॉब्लम तब आती है जब वहाँ पर चरवाहा अपने मवेशी के साथ या ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो वहाँ पर आता है और जैसे ह्यूमन बीइंग या इंसान वहाँ नज़र आता है, ये चिड़िया करीब 200 मीटर की दूरी से ही अपना नेस्ट छोड़ के चल देती है टू अवॉइड ह्यूमन प्रेजेंस। अब ह्यूमन के आते ही वो नेस्ट छोड़ के चली गई, ह्यूमन वहीं घूम रहा है, वापस जाएगा, उसका अंडा, उसका नेस्ट उस क्षेत्र में अबैंडन्ड है, भगवान भरोसे जिसको बोलते हैं। जब वहाँ उस अंडा वहीं पर अबैंडन्ड है, कोई भी नहीं बचाने वाला है, यानी इसकी मदर जो इंक्यूबेट करे वो नहीं है, तो जनरली प्राय क्या होता है, कौवा या नेवला या लोमड़ी या कोई बाज आके उसके अंडे को नष्ट कर देता है। तो ये हुआ ब्रीडिंग फेलियर। इसके कारण हमारा इस प्रजाति पे नुकसान हो रहा है। तीसरा रीज़न जो है बताते हैं पोचिंग, शिकार, और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज ट्रांसमिशन वायर लाइन्स। पोचिंग की बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, हम भी कई बार नकार दे भी पोचिंग नहीं होती। आज तक हमें पोचिंग का कोई इंसिडेंट मिला ही नहीं, बट 2016 में, 2016 से पहले की बात है, 2013 में एक खबर आती है कि गंगानगर की कुछ शिकारियों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पोचिंग की है। उसके हमें सबूत मिलते, ये फोटोग्राफ्स हैं। ये फोटोग्राफ्स अपने आप में दर्शा रहे हैं कि ये बहुत 90s की फोटोग्राफ थी, तो ये लोग शिकार करते थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का और उसके बाद फोटो खिंचवाते थे। आप देख रहे हो, ये हुबारा बस्टर्ड मारे हुए हैं, ये फोटो खींच के उसके बाद फोटो खिंचवाना मरे हुए जानवर के साथ, यानी मालूम है कि इलीगल है, फिर फोटो खिंचवा, इसका मतलब अपना दर्शा रहा है कि लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे इस तरफ, ना इनको मालूम था, अवेयरनेस थी। इसी से पता लगा कि यहाँ पर काफ़ी हंटिंग रही थी इसकी ग्रेट बस्टर्ड। इसी के कारण राजस्थान सरकार ने और लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके अपना एंटी पोचिंग मूव स्टार्ट किया, जिससे वहाँ पर पोचिंग रुकी। एनीवे, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। दूसरा है लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट खत्म होता जा रहा है। पूरा डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 टाइप की लैंड है, या तो ग्रामवासियों की खातेदारी और दूसरा रेवेन्यू लैंड। तो ये रेवेन्यू लैंड होने से ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं वहाँ पर एनक्रोचमेंट करने की। वहाँ पर एक फसल होती है ग्वार की गम, ग्वार गम नाम सुना होगा आपने, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। हालांकि ग्वार की फली सब्जी के रूप में काम आती है, लेकिन ग्वार गम एक्सपोर्ट किया जाता था। जब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जब इसके एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट होने लगा, इस एनक्रोचमेंट से काफ़ी हैबिटेट भी नुकसान में हुआ। ये आपको गूगल इमेज दिखा रहा हूँ, गजई माता एरिया 2010 की फोटोग्राफ है, और ये 2013 देखिए आप, मात्र 3 सालों में कितना यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो चुका है, यू कैन सी दैट। हालांकि दोबारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पूरे क्षेत्र को दोबारा क्लोजर्स में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ग्रामवासियों का रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पर जो कमिटेड ऑफिसर्स थे, कुछ हमारे DFO जैसे अनूप KR, इन लोगों की टीम ने इतना बढ़िया यहाँ क्लोजर तैयार किए, जो यहाँ पर आज पुनः वर्तमान में यहाँ पर ये दोबारा ब्रीडिंग हो रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। जैसे कि यहाँ पर बताया पिछले साइड में 373 गाँव यहाँ पर हैं, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और करीब 3 लाख से ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र में एग्रीकल्चर है। ये मैप डेजर्ट नेशनल पार्क जो बताया 3162 स्क्वायर किलोमीटर बताया, ये जो लाल लाल जो पोर्शन दिख रहा है, रेड जो शेड दिख रही है, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है इसके सेंचुरी के अंदर। कैन यू बिलीव, जब इतना ज़्यादा हनी कोम्बिंग है, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर है, देन डेफिनेटली यहाँ की
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो आप अपने आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। कहते हैं कि ये डिबेट रहा हमारा बीच में लोगों के साथ कि ग्रेजिंग से नुकसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ग्रेजिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ग्रेट इन्वेस्टर, बट रिमेंबर, ग्रेजिंग इज बेनिफिशियल बट ओवर ग्रेजिंग इज ऑलवेज अ थ्रेट। थोड़ी थोड़ी चराई इसके हैबिटेट में अच्छा, इसके बेनिफिशियल है, बट ओवर ग्रेजिंग, ओवरडोज इज ऑलवेज अ थ्रेट। तो ये ओवर ग्रेजिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से मादा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चारों तरफ से गायों से छुपी हुई है, घिरी हुई है, इंक्यूबेट करती हुई मादा के खिलाफ चारों तरफ अगर ऐसे मवेशी आएंगे तो एग की ट्रैम्पलिंग भी हो सकती है और इसका और डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। ये जब चीज़ें जो रियलाइज़ की, जब 2011 में एक नेशनल बस्टर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था MOEF, WWF, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, BNHS ने सब ने मिल के, तो एक बस्टर्ड रिकवरी प्लान तैयार किया गया था 2011 में। दैट टाइम आई वॉज पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज अ साइंटिस्ट। तो हमने प्लान तैयार किया था, उसमें ये ग्रेट इन्वेस्टर, तो ये हमने जो बेसिक आइडिया रखा था, बेसिक जो मेन क्रक्स जो था उस कंजर्वेशन का, कि हम उसमें खूब सारे क्लोजर्स बनाया जाए, इनवायलेट स्पेस क्रिएट किया जाए जिसमें कोई भी अलाउ ना हो, ताकि इनका ब्रीडिंग स्पेस को बचाया जा सके। सो एज आई टोल्ड यू कि राजस्थान सरकार ने 2013 में प्रोजेक्ट बस्टर लॉन्च किया राजस्थान में, और उसके तहत मैक्सिमम जो वर्क था वो इनवायलेट क्लोजर्स बनाने थे, यानी इनवायलेट स्पेस क्रिएट करनी थी ताकि वो ये ग्रेट इंडियन बस्टर वहाँ ब्रीड कर सके। साथ उसके अलावा मॉनिटरिंग प्रोग्राम करना था स्पीशीज़ का कि कहाँ कहाँ बिचरती, कहाँ कहाँ उड़ के जाती है, और तीसरा था अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किए 2013 में। और जैसे मैंने बताया कि करीब वहाँ पर पहले सिर्फ चेन ये बार्ड वायर होती थी, और बार्ड वायर हमेशा लीकी रहती, लीक मीन्स मवेशी अंदर जाते थे, बकरी अंदर जाती, लोग जाते, बाबर आते। तो हमने इनको रिप्लेस करवाया हमने चेन लिंक फेंस से, ताकि टोटली इनवायलेट स्पेस बन सके। और आप इस स्लाइड में देख सकते हो किस तरीके से मवेशी बाहर वेट कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए। गांव की छोटी सी महिला आती है, कोई लड़की आती है, इसको लिफ्ट करती पूरे के पूरे जाले को, और मवेशी पूरा अंदर घुस जाता है। ऐसा भी मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इसको हमने करना, कि इनवायलेट स्पेस तैयार करने के लिए। बट सबसे बड़ा चैलेंज था हमें, बाकी जो एक और स्कूल ऑफ थॉट था वो कहते थे कि बिल्कुल नहीं, इनवायलेट स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको मवेशी साथ चरने चाहिए GIB के साथ। तो हम कहते थे कि मवेशी साथ चरेंगे तो इससे इसके अंडों को ख़तरा होता है, प्रीडेटर खा जाते हैं इसके अंडों को। तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। बोलते क्या प्रूफ है कि प्रीडेटर खा जाते हैं इसके अंडों को, ये देते नहीं अंडे। तो ग्रामवासियों को समझाने के लिए और बाकी अपने मैनेजर्स को, बाकियों को समझाने के लिए, सो मनी स्टेक होल्डर्स, तो हमने क्या किया कि हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए। सोची कि इसके नेस्ट के ऊपर कैमरा ट्रैप लगाया जाए और पता लगे कौन से प्रीडेटर खाते हैं। लेकिन कैमरा ट्रैप इसके लाइव नेस्ट लगाना अपने आप में एक उचित नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा ट्रैप लगाएंगे, उस कैमरा ट्रैप की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, बैटरी चेंज करने के साथ साथ उसका कार्ड चेंज करना पड़ेगा, कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा हर 24 घंटे के बाद, तो उससे बर्ड अपना डिस्टर्ब होगी। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने एक आइडिया आया, क्यों ना हम इसके वो बनाए, तैयार करें डमी नेस्ट। डमी नेस्ट में कि हमने पोल्ट्री एग्स, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, वो रखने शुरू कर दिए। अब कोई जो प्रीडेटर है जो दूसरे GIB का अंडों खाता है, उसके लिए क्या GIB का अंडा, गोडावन का अंडा, क्या मुर्गी का अंडा, वो तो खाएगा। उसी से एक इन्फ्रेंस लगा लेंगे, पता लगा ले सकते थे हम कि कौन प्रीडेटर है। तो हमने क्या किया कि जगह जगह क्लोजर्स में पोल्ट्री एग्स रखे और साथ में डमी बर्ड भी रखी, डमी बर्ड बनाई और रख के हमने वहाँ कैमरा ट्रैप्स लगाए। तो कैमरा ट्रैप, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो नाइट में, रात को जो लिए इस कैमरा ट्रैप ने, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से लोमड़ी इस अंडे को खा रही है, या एक ये मंगूस किस तरीके से डमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या रात को एक चरवाहा घुस गया, वो देख रहा बिल्कुल कौतूहल आंखों से ये क्या उसके खड़ा है वहाँ पर, वो चुप से लकड़ी से इस पर मारता, धीरे से वो गिर जाता है, फिर उठा के लगा देता है। तो ऐसे फ़नी से फोटोग्राफ से मिले, ताकि लोगों का बिहेवियर समझा, इससे आके ठीक भी कर दिया और चुपचाप चला गया वहाँ से।
तो हमने जब डाटा को जब एनालिसिस किया सारे के सारे डाटा को, तो एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगा कि सुदाश्री जो क्लोजर्स हैं जो डीएनपी में हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क जो सम से थोड़ी दूर हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन जो था यहाँ इन अंडों का वो कॉमन रेवेन्यू कौवा था, और रामदेवरा क्लोजर में इंडियन फॉक्स थी। इससे पता लगे किसने अंडे नष्ट किए हैं। तो रामदेव ये सुदाश्री में ये क्यों कौवा और वहाँ पर लोमड़ी क्यों, ये बड़े अपने आप में ये कर रही है, विरोधाभास कर रही है आपस में। वहाँ पर जो सर्वे किया तो पता लगा कि मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे ही, क्रो आई डिस्टेंस की दूरी पे ही हमारे सम के जो ड्यून्स के पास वहाँ इतने रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, टेंटेड रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ के लोग पूरा का पूरा कचरा बाहर फेंकते हैं, और पूरा का पूरा कचरा बाहर फेंकते हैं तो पूरे के पूरे वहाँ पर क्रोस की जो पॉपुलेशन एबंडेंस बहुत बढ़ गई है। जब इन कॉमन रेवेन्यू कौओं की एबंडेंस बढ़ गई तो डेफिनेटली गर्मी के दिनों में जब वहाँ पर कोई टेंट्स लगते नहीं है, कोई टूरिज़्म होता नहीं है, तो मैक्सिमम कौवे हमारे क्लोजर्स में आके अंडों खाते हैं। तो ये इन्फ्रेंस निकाला गया। इसके पश्चात हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ पर अभियान भी छेड़ा, किस तरीके से वहाँ के रिजॉर्ट्स के मालिक, टेंटेड के होटल्स मालिकों से वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम किया, आप अपना कचरा बाहर ना फेंकें। एनीवे, सिमिलरली रामदेवरा क्लोजर में इंडियन फॉक्स थी और हाउस क्रो लग था जो इन अंडों को नुकसान करते थे। जब ये हमारे पास फाइंडिंग आई, इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम कन्विंस कर सके बाकी स्टेक होल्डर्स को कि इनके अंडों को हमेशा खतरा रहता है, इसके लिए क्लोजर बनाना जरूरी है। जैसे ये क्लोजर हमने बनाने शुरू किए तो हमें अपने आप ये पता लगा क्लोजर्स में वेजिटेशन कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। जैसे क्लोजर बने, अलग अलग वेजिटेशन उगी, प्रजातियां प्लांट से होगी, जिसको हम कहते हैं वेजिटेशन कम्प्लेक्सिटी। बहुत कम्प्लेक्स वेजिटेशन होगी। जब कम्प्लेक्स वेजिटेशन है तो अपने आप वहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या भी इन क्लोजर्स में बढ़ने लगी, जिसको हम ऑलरेडी एक पेपर पब्लिश करके एस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसी से पता लगा कि कुत्ता जो डॉग एक प्रेडेटर है जो हमेशा जीआईबी को नुकसान पहुंचाता है, जिसके बारे में हमने डॉक्यूमेंट किया। जैसे ये फाइंडिंग हमारे पास आई तो हमने पूरे इस क्षेत्र में पुराने क्लोजर्स को भी हमने मेंटेन किया और नए क्लोजर बनाए। करीब 65 स्क्वायर किलोमीटर्स को, 65 स्क्वायर किलोमीटर्स को हमने टोटली इंटैक्ट क्लोजर बना दिया, यानी कि इनवायलेट स्पेस तैयार कर ली। इनवायलेट स्पेस मतलब ग्रामवासियों को समझाने के लिए हम इसको मैटरनिटी वार्ड्स फॉर ग्रेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। देखिए, हमारे गोडावन पक्षी का मैटरनिटी वार्ड है। जिस तरीके से हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर महिला एक जनाना वार्ड होता है जो मैटरनिटी वार्ड होता है, जहाँ कोई अलाउ नहीं होता है। उसी तरीके से अगर जीआईबी को प्रजनन करना है, वहाँ पर जीआईबी मैटरनिटी वार्ड होने चाहिए। तो ग्रामवासियों को जब सिंपल लैंग्वेज में समझाया, उनकी लैंग्वेज में, तब वो समझने लगे। इसलिए या इन क्लोजर्स को हम बचा पाए, और जैसे इसको बचाना शुरू किया, यहाँ पर हमारी बस्टर्ड पॉपुलेशन में ब्रीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हुई। जैसे ब्रीडिंग स्टार्ट हुई तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, किस तरीके से वहाँ पर चिक्स बच्चे दिख रहे हैं। पहले चिक्स दिखते नहीं थे, ये डॉक्यूमेंट नहीं थे। जैसे चिक्स, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, किस चिंकारा के पास एक छोटा सा ग्रेट इन्वेस्टर का चिक है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं एक मादा चल रही है और एक चिक छोटा सा बच्चा, उसका चूजा छुपा हुआ है। ये बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, ये सारे के साथ, और ये कम्प्लीटली काफ़ी ग्रोथ ले चुके हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर इनको सक्सेसफुल प्रोग्राम कहने लगे। ये देख सकते हैं आप, ये जो वो क्लोजर है जहाँ पर पूरा एनक्रोचमेंट दूर करके पूरा उसको क्लोज किया था, और बाद में यहाँ 2 चिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो इससे हम इसको, ये एक हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका एक सक्सेसफुल उदाहरण रहा कि क्लोजर्स बनाने से, इनवायलेट स्पेस क्रिएट करने से, और इसी इनवायलेट स्पेस को एक मैटरनिटी वार्ड के रूप में जनता को समझाने के पश्चात ही यहाँ पर एक इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि नेचुरल जो ब्रीडिंग हुई, उसके बारे में हम ग्रामवासियों को हम दिखा सके। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, पूरे अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं, इस नेशनल पार्क में मात्र 3 से 5% क्षेत्र को ही हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्लोजर्स हैं करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के करीब।
और इस डेट से इस पूरे अगर नेशनल पार्क को देखते हैं, सिर्फ जो आपको ये ब्राउन क्षेत्र जो दिख रहा है, सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहीं पर ही है, बाकी जगह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है। ये चीज जब कई लोगों ने देखा, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जब देखा, तो उन्होंने कहा कि अब आपका चूंकि बस्टर्ड यहीं पर ही है, बाकी एरिया को डिनोटिफाई करें, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेंचुरी है। लेकिन ये चीज़ हमें समझाते काफ़ी समय लगा कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क सिर्फ मात्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नहीं है, बल्कि बाकी जो वेजिटेशन है, बाकी जो जीव जंतु हैं, बाकी जो वाइल्ड लाइफ है, चिड़िया, उन सब के लिए, यानी कंप्लीट जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उन सब के लिए बनाया हुआ है। अगर हम जीआईबी के बारे में बात करते, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, डेजर्ट नेशनल पार्क में नहीं है, ये पूरी की पूरी इस ब्राउन क्षेत्र में है, जिसको हम जीआईबी आर्क कहते हैं। इसका मैक्सिमम जो एरिया है 75% बाहर है, डेजर्ट नेशनल पार्क से बाहर है। अब डेजर्ट नेशनल पार्क जो इस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है, तो यहाँ पर सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, चाहे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे के सारे अलाउड हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें अलाउड हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे ब्लू कलर जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको सलखा लैंडस्केप है, यहाँ पर भी जीआईबी मूवमेंट है। 2013 में यहाँ पर मैंने मात्र 1 घंटे में करीब 40 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आंकलन किया था, यानी करीब 21 बस्टर्ड मैंने 1 घंटे में गिने। यानी उसका मतलब अगर मेल थे सारे के सारे, अगर सेक्स रेशो हम 1:1 माने, तो वहाँ करीब 40 बस्टर्ड थे वहाँ पर। तो यह इस क्षेत्र जो बाहर है, डीएनपी के बाहर 2013 में देखा। लेकिन उसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर विंड मिल्स आने लगी। विंड मिल्स आने के पश्चात ये सारा का सारा जो रेड पोर्शन दिख रहा है, विंड मिल्स और ट्रांसमिशन लाइन है, ये सारी दिखने लगी। इसके कारण यहाँ पर वर्तमान में एक भी जीआईबी नजर नहीं आता, मात्र 1 या 2 लोग बचे हुए हैं। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। Electrocution, collision with transmission lines. These are photographs from these transmission lines. They have collided. अब जब इसके बारे में पता लगा, तो मेरे को कन्विंस करना था बाकी को, हम डिपार्टमेंट को। तो ये जो लाइन ग्राफ देख रहे हो, अगर समझने की कोशिश करें, जो नीला जो लाइन ग्राफ है, जिसमें पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हो रही है, जीआईबी की ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ये ब्लैक की लाइन देखते हैं, ये सलखा लैंडस्केप है, जहाँ पर पूरे के पूरे ये ट्रांसमिशन लाइंस आ गई। पावर ट्रांसमिशन लाइंस आने से सारा का सारी पॉपुलेशन 0 पे आ गई 2016 में, 2013 से लेकर अब तक। तो ये अपने आप एक साइंटिफिक प्रूफ है कि किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट हमारा लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर कर सकता है। नेक्स्ट, अगर ट्रांसबाउंड्री लेवल की बात करते हैं, तो ट्रांस बाउंड्री में ऐसा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ से ही एक पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे ये एरिया करीब 120 किलोमीटर दूरी बिजनौर एरिया है, जो चोलिस्तान का पार्ट है पाकिस्तान का। यहाँ मूवमेंट करता करीब 100 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है, कोवाई डिस्टेंस है। बहुत ईजी है इस बर्ड को वहाँ जाने के लिए। 2008 में एक रिपोर्ट आई थी, पेपर पब्लिश किया गया था खान इटाल ने, जिसके तहत बहुत बड़ी संख्या में वो जीआईबी वहाँ दिखे और करीब 60% ज़्यादा पॉपुलेशन को वहाँ हंटिंग हो गई। बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हमें इंटरनेशनल बाउंड्री के लेवल के भी डायलॉग करना पड़ेगा। ट्रांस बाउंड्री ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पास बचा क्या है? हमने बड़े ब्रीडिंग क्लोजेस तैयार कर लिए, हमारे पास बहुत अच्छा हमने इन्वायरमेंट स्पेस तैयार कर लिया, लेकिन हमारी ये चिड़िया अगर बाहर जाके मरती है या ट्रांसमिशन लाइन से बढ़ती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास चारा क्या बचता है? तो एक चारा तो यह एक ही सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। या तो हम इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ करीब 200 बची हुई, 200 से कम है। तो हम इसको एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत एज एन इंश्योरेंस के रूप में कुछ पॉपुलेशन अपने आप में संभाल के रखें। अगर वाइल्ड पॉपुलेशन को कुछ नुकसान होता है, तो हमारे पास जो एग्जिस्ट कुछ पॉपुलेशन संभाल के रखी है, तो उससे हम फ्यूचर में ब्रीड करके हम उसको रिलीज तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ब्रीडिंग सेंटर तैयार किया। जो ब्रीडिंग सेंटर तैयार किया कहाँ पर? हमने
वहाँ पर इसके पास सम के नज़दीक हमने ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ पर वर्तमान में करीब 12 से ज़्यादा चिक्स हम रेयर कर चुके हैं। आप ये सारे के साथ चिक्स रेयर कर लिए, फ्यूचर में ये हमारी हेल्प करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरी स्ट्रेटजी है कि पूरे क्षेत्र को एक हम किस में लेके आए, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, जिसको बोलते हैं थार बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक एरिया डेजर्ट नेशनल पार्क, पिंक जो वायलेट एरिया दिख रहा है वो हमारा GIB आर्क, और तीसरा है सागर बल्च। इस क्षेत्र को हम एक प्रपोज किया हुआ है बफर जोन, कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के रूप में, ताकि लोगों का विकास भी हो और इस एरिया का भी विकास हो। इसके तहत ही हम पूरे के पूरे लैंडस्केप को बचा सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्तर को भी बचा सकते हैं। That's all about the conservation issues related to Desert National Park, Thar landscape, as well as how we are moving ahead for the conservation of the sea. Thank you very much.